तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल FM गाइड में। दोस्तों, जिस तरह से आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में कुछ ख़राब माहौल चल रहा है पिछले कुछ दिनों से और वहाँ का तख्ता पलट दिया गया है और कई लोगों के जहन में उलझनें पैदा हो रही हैं, क्योंकि जितने भी सोर्सेस के ज़रिए से न्यूज़ आ रही है वो कभी कुछ और बताती है तो कभी कुछ और। तो अभी तक लोगों को कई सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं हो पा रही हैं। तो हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी कुछ चीज़ें जो आपके सामने आनी चाहिए वो आप तक आ सकें। तो इसी ज़िम्मन में, इसी सिलसिले में आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हुए हैं जनाब नवाज़ अहमद साहब, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका से जिन्होंने अपना MA इन हिस्ट्री कंप्लीट किया है और वो अपने एकेडमिक ईयर के वक्त के गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि अफ़गानिस्तान और तालिबान का क्या कुछ वजूद रहा है तारीख के एक आईने में। तो सर, मैं सबसे पहले तो आपका आज के सेशन में दिल से स्वागत करता हूँ और मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सर, ये तालिबान का एग्जिस्टेंस क्या है, ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और ये क्या था और फ़िलहाल क्या है? अगर हिस्टोरिकली हम देखेंगे तालिबान का एग्जिस्टेंस, तो तालिबान की मीनिंग है स्टूडेंट्स पश्तून लैंग्वेज में, जिसको एक स्टूडेंट्स कहा जाता है। तो एक्चुअली 1976 से पहले जो तालिबान 1976 से पहले जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट अफगानिस्तान में रहा करती थी, तो वो जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को उस वक्त जो है एक कोल्ड वॉर चल रहा था अमेरिका और रशिया के बीच में। तो उस वक्त जो है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को ऐसा फील हो गया कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हो सकता है कि इसका तख्ता पलटा जा सकता है। तो 1976 में रशिया ने जो है इंडिया की अफगानिस्तान के ऊपर इन्वेट किया या अफगानिस्तान के अंदर अपनी आर्मी को भेजा ताकि अपना दबदबा कायम रख सके। तो उसको लेकर वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को या वो रशिया की जो आर्मी है उसको डिफीट करने के लिए मुजाहिदीन को तैयार किया गया, USA की तरफ से, सऊदी अरबिया की तरफ से और अदर कंट्रीज की तरफ से। रशिया को टैकल करने के वास्ते मुजाहिदीन को वहां पर क्रिएट किया गया। ये मुजाहिदीन जो है रशिया के अगेंस्ट इन्होंने जंग की, रशिया के खिलाफ इन्होंने लड़ा। मतलब आप जिस तरह से बता रहे हैं कि ये दीगर कंट्रीज ने जिस तरह से इनको तैयार किया, मतलब उन्होंने कॉमर्शियल हेल्प की इनको? हाँ, कमर्शियल हेल्प की, उनको ट्रेंड किया, हर लिहाज से मिलिट्रीली उनको ट्रेंड किया। ट्रेंड करने के बाद दे गॉट द सक्सेस, वो कामयाब भी हो गए। दे डिफीटेड टू दी रशिया को डिफीट भी उन्होंने किया। उसके बाद रशिया चले जाने के बाद, वहां से रशिया जब चले गया, ये जो मुजाहिदीन थे, ये मुजाहिदीन में से जो स्टूडेंट्स का ग्रुप था ना, वो तालिबान की शक्ल में वहां पर वजूद में आया। तो वो रशिया जाने के बाद, उसके बाद ये जो मुजाहिदीन थे, इन्होंने अपनी एक हुकूमत को इस्टाब्लिश किया। ये अपनी हुकूमत को इस्टाब्लिश करने के बाद फिर हम देखते हैं 2001 का दौर आता है, जहां पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हो गया। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब हमला हो गया, तो वहां पर ये हमला जो है उसामा बिन लादेन ने किया, ऐसा कहा गया अमेरिका के द्वारा। जब ऐसा कहा गया, उसके बाद ये भी कहा गया कि इस उसामा बिन लादेन जो है वो अफगानिस्तान में रुकूश है, अफगानिस्तान में मौजूद है, छुपा हुआ है। फिर वहां पर अमेरिका ने, जिस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी, उन्होंने अफगानिस्तानियों या तालिबानियों को कहा कि उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले करो। फिर उन्होंने कहा, अल जजीरा की रिपोर्ट ये बताती है, वो ये कहते हैं कि तालिबानियों ने कहा कि ठीक है, पहले एक सबूत दो, एक इन्वेस्टिगेशन करो, उसके बाद हम आपके सामने जो है, उसके बाद हम क्या करेंगे इसके बारे में अफगानिस्तान और अमेरिका मिलकर सोचेंगे। बुश उस वक्त के प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने रिजेक्ट किया। उसके बाद तालिबान जो स्टूडेंट्स बोलकर उन्होंने हुकूमत इस्टेब्लिश की। उसके बाद 2001 के बाद उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया। तब से लेकर अब तक अमेरिका ही वहाँ पर मौजूद था। फिर के वहाँ पर क्योंकि बहुत ज्यादा 2.26 ट्रिलियन जो रुपीस है अमेरिका वहां पर लगा चुका है तालिबानियों को दूर रखने के लिए या इनको ये करने के लिए, मगर नाकाम हुआ। ऐसी सूरत में अब इकोनॉमी जो है अमेरिका की, ये और ज्यादा जंग को नहीं बढ़ा सकती थी, लिहाजा अमेरिका ने जो है अपनी आर्मी को वापस बुलाने का इरादा किया। ओबामा के पीरियड में ये शुरू होता है बातचीत का दौर।
और यहाँ पर हम देखते हैं जो बाइडेन के पीरियड से यहाँ पर ख़त्म हो गया। जैसे ही ख़त्म हो गया हम देख रहे हैं कि किस तरीके से तालिबान मैक्सिमम अफगानिस्तान के एरिया पर उसका कब्जा आज होकर बैठा। जी लगभग जब ये शुरुआत हुआ था ये देखा गया था कि बहुत ही कम संख्या में वो लोग थे, और अभी हाल ही में देखा गया कि जिस तरह से अफ़गानिस्तान में उन लोगों ने फतह हासिल की, तो दो चीज़ें ये हैं कि पहली चीज़ तो ये कि अफ़गानिस्तान के पास अपनी एक बहुत बड़ी आर्मी थी, जो नंबर्स बताए जा रहे हैं 3 लाख के करीब या फिर उससे ज़्यादा भी, बल्कि अफ़गानिस्तान के पास महज उसके आधे से भी कम गए, सब 80,000 या 90,000, उससे ज़्यादा उनके पास नहीं थे। इसके बावजूद भी वो क्या कुछ फैक्टर्स रहे हैं जिसने तालिबान को जीत दिलाई है फिलहाल? बहुत ही मैं समझता हूँ सही सवाल आपने किया है। तो उसका जो मेन रीज़न जो एक्सपर्ट हैं वो ये बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि सडनली तालिबान अफगानियों के ऊपर हमला करा है, बल्कि जैसे ही बातचीत का दौर शुरू हो गया तो अंदर का अंदर तालिबान जो है वहां पर जो अफगानी जो आर्मी या कमांडर जो भी थे उनके साथ भी उसने बातचीत करना स्टार्ट किया था। इसीलिए हम देखते हैं कि तालिबान ने बहुत सारे ऐसे इलाके बिना चुरा बगैर स्ट्रगल के जीते हैं। मीन्स अफगानी जो फौज थी उन्होंने सरेंडर कर दिया है, वो लड़े नहीं ज्यादा जगह, बहुत सारे जगहों पर सरेंडर किया है। तो ये ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान अमेरिका आर्मी छोड़ते ही आर्मी ले जाते ही उसने अटैक किया, नहीं, बल्कि जैसे ही जब दोहा में जब उनकी बातचीत शुरू हो गई अमेरिका और तालिबान की, तो तालिबानियों ने क्या किया है वहां से अब ग्राउंड लेवल पर उन्होंने काम किया है। जो भी अब ऐसा ये भी कह सकते हैं कि अफगानी जो हैं वो भी अफगान आर्मी में जो है वो भी अफगान नेशनलिस्ट हैं, तालिबानी जो है वो भी अफगान नेशनलिस्ट हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं उनका एक दूसरे के साथ रिलेशन है, हो सकता है कि कोई रिलेशन रिश्तेदारी का हो, कुछ भी हो। तो वहां पर इन्होंने बहुत पहले से ये काम किया था, बहुत पहले से ये कोशिश की थी कि अफगानी जो आर्मी है उसको अपने अंडर अपने भरोसे में ले ले, और इसी का नतीजा हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे इलाके जहां पर तालिबान ने बगैर लड़े के कैप्चर किया है, अफगान आर्मी ने बगैर लड़े के तमाम चीजें तालिबानियों को सरेंडर किया ये है। जितनी भी चीजें हैं इसकी बुनियाद महज नेगोशिएशन पर रखी गई। जी बिल्कुल नेगोशिएशन से रखी गई थी। तो तालिबानियों की नेगोशिएशन सिर्फ अमेरिका के साथ नहीं हो रही थी, कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर भी तालिबान की नेगोशिएशन तालिबान में रहने वाले लोगों के साथ भी हो रही थी। तो ये एक फैक्टर रहा है जिसको लेकर हम देखते हैं कि इतनी बड़ी आर्मी होने के बावजूद भी, बहुत ही कम तादाद होने के बावजूद भी तालिबानी आसानी से तख्ते पर काबिज हो गए। तो इसका मतलब ये है कि वो ग्राउंड वर्क पर काम कर चुके थे, जिसको हमें बहुत ज्यादा समझना चाहिए कि वो अच्छा खासा ग्राउंड लेवल पर अपना काम कर चुके थे। यही रीजन रहा है कि वो ज्यादा स्ट्रगल नहीं कर पाए, आसानी से तख्ते को हासिल कर लिया है। जी अगर हम तहावुली जायजा लें, जिस तरह से तालिबान 1996 और 2001 का जो दौर गुजरा अफगानिस्तान में और अब का, तो ये दोनों हुकूमतों में जिस तरह से अभी तालिबान ने अपना स्पोक पर्सन भी रखा है और वो हर जगह ये क्लेरिफाई कर रहे हैं कि जो पुरानी हुकूमत जिस तरह से उन्होंने की थी, इस बार वो फैक्टर्स नहीं रहेंगे, जितने भी वुमेन्स हैं उनको उनके राइट्स दिए जाएंगे। तो आपको क्या कुछ लगता है कि पुराने और इसमें अगर तकाबुल जायजा लिया जाए तो क्या कुछ चीज़ें हैं जो इस बार नहीं है या फिर शामिल हुई हैं? नहीं, एक नई चीज जो तालिबान के अंदर इस बार देखने को मिल रही है वो ये है बिलखुसूस औरतों के हुकूक की अगर हम बात करेंगे तो अगर हम पिछले के तालिबान में देखेंगे तो बहुत सारे औरतों के हुकूक को दबाया गया था, बहुत सारे माइनॉरिटी के जो लोग थे उनके ऊपर जुल्म किया गया था पिछले तालिबानी। मगर अब का जो है उनका जो रवैया है वो ये बता रहा है, वो बार बार बोल रहे हैं कि औरतों को उनके हक दिए जाएंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रखा जाएगा, मीडिया चैनल्स को आज़ादी दी जाएगी। और रिसेंटली हम देखते हैं कि कल ही वो जो सिख गुरुद्वारा था, सिख गुरुद्वारा का दौरा करे और वहां पर उन्हें अपील की वहां के माइनॉरिटी लोगों से कि आप मत छोड़कर जाओ देश, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। तो ये जो एटीट्यूड इस वक्त है, मैं समझता हूं कि इस वक्त तालिबान ठीक है, जंग के जरिए एक जंगजू कौम है, हुकुम तख्ते पर काबिज तो हो गई है, मगर सबसे बड़ा चैलेंज है उसको, वो जो हुकूमत पर काबिज हो चुके हैं उसको कंसोलिडेट करना, उसको अच्छी तरीके से स्टैब्लिश करना। वो बगैर, अगर वो तभी पॉसिबल है तब ये बगैर
तमाम औरतों को जो भी रहे उनको उनके हुकूक दें, माइनॉरिटी को उनका प्रोटेक्शन करें। ये चीजें शायद हो सकता है कि तालिबान ने भी फील किया हो, मगर ये खाली इतने उनके बयानात को देखकर, उनके अब के एक्शन को देखकर ये कहना भी कि अरे तालिबान बदल चुकी है, मैं समझता हूँ एक बहुत गलत होगा। और ये भी कहना कि तालिबान पुरानी है, ये भी गलत होगा, क्योंकि जिस तरीके के वो एक्शन ले रहे हैं उससे नहीं लगता कि वो हो सकता है कि वो पुरानी पॉलिसी को अपनाएंगे। मगर पुरानी जो पॉलिसी है उसको देखेंगे तो ये भी नहीं कह सकते कि इन्होंने ये बदल गए हैं। तो ये बहुत मुश्किल है कहना कि ये इनकी जो पुरानी पॉलिसी है वो चेंज हो चुकी है। ये तो वक्त ही बताएगा आने वाला कि ये क्या रवैया आगे औरतों को लेकर, माइनॉरिटी को लेकर, और दूसरे बहुत सारे शिया माइनॉरिटी हैं, हिंदू माइनॉरिटी है, सिख माइनॉरिटी है, इनको लेकर इनका क्या रवैया रहेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इस वक्त कहना मैं समझता हूँ बहुत ही मुश्किल है। जी चलिए, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। अब चूंकि वहाँ पर तालिबान काबिज हो चुका है और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अमेरिका ने भी अपना बयान वाज़ा तौर पर सामने रख दिया है, तो अब आगे जितने भी चीज़ें होंगी जिसमें फॉरेन अफेयर्स हो या फिर बैरूनी मुमालिक से जितने भी इनके कारोबारी ताल्लुकात हो, वो किस तरह से बरकरार रहेंगे? आपको क्या कुछ लगता है कि जो जितने भी कंट्रीज़ हैं उसमें से किसका रवैया इसके प्रति कैसा होगा? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक तरफ तालिबान कहता है कि वो शरिया लॉ यहाँ पर काबिज करना चाहता है, एक मुस्लिम हुकूमत लाना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ कई सारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो चाइना से हाथ मिला रहा है, जहाँ पर कई सारी उइगर मुस्लिम पर ऑलरेडी जुल्म हो रहा है। तो ये सब चीज़ों को कैसे मेंटेन रखा जाएगा आगे, और फॉरेन अफेयर्स कैसे कुछ रहेंगे? अगर हम उसके कंपेयर करते हैं तो सऊदी अरब जहाँ पर शरिया लॉ पर लागू है, उसके बावजूद भी सऊदी अरब के तमाम ममालिक के साथ कारोबारी ताल्लुकात मौजूद हैं। तो रशिया स्ट्रेटेजिकली सेंट्रल एशिया का एक रास्ता खोलता है। अब जो खिलाड़ी है, सबसे बड़ा खिलाड़ी कारोबार का, वो चाइना उभर कर आ रहा है, और चाइना की बॉर्डर, जिंजियांग की जो बॉर्डर है वो अफगानिस्तान से ही लगकर आती है, और वो जो इलाका है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज भी अवेलेबल है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर इस वक्त जो है भले ही उसकी चाइना की इंटरनल पॉलिसी कुछ भी हो, मगर एक्सटर्नली वो यही कोशिश करेगा कि अपने कारोबार को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इस वक्त तालिबान को सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत है वो है पैसे की। शायद आज पूरी तारीख में पहली बार जो अफगानिस्तान के रुपीस की जो वैल्यू है, सिक्के की जो वैल्यू है, बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है। तो अब अफगानिस्तान या तालिबान वालों का एक ही मकसद होगा कि ये अपनी जो सिक्के की वैल्यू है उसको बढ़ाए, इकोनॉमिकली जो अपनी कंडीशन है वो अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करे। तो अगर वो इम्प्रूव करना चाहता है तो अपने जितने भी पड़ोसी ममालिक हैं, चाहे वो चाइना हो, तुर्कमेनिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, ईरान हो, पाकिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान हो, जिसके इससे बॉर्डर मिलते हैं, तो यकीनन वो जो है रेडिकल पॉलिसी उनके साथ अडॉप्ट नहीं करेगा। शायद वो कारोबार या इकोनॉमी को ज्यादा फोकस करेगा और चाहेगा कि अपनी इकोनॉमी को ग्रो करे और उसको बूस्ट करे। जी तो चलिए, जिस तरह से अभी आपने सुना, हो सकता है कि आपके जहन में अभी भी कई सारे सवाल हों, तो आप कोशिश कीजिए कि नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए 24 आवर्स हमेशा खुला हुआ होगा। आप वहाँ जाकर अपने सवाल ड्रॉप कीजिए, और मैं हो या फिर जनाब नवाज़ अहमद साहब हो, वो उन तमाम सवालों की जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या कुछ अफ़गानिस्तान में जो नई सरकार बनी है वो क्या कुछ मोड़ लेती है और क्या कुछ उसके इक़दामात आगे होते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। और आप ऐसी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और फॉलो कीजिए हमें फेसबुक पर, और बने रहे हमारे चैनल FM गाइड के साथ।